हेलो दोस्तों, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 जो आपका 28 अप्रैल तक चलने वाला है, उन एग्ज़ाम के लिए आज मैं हिंदी व्याकरण के कुछ प्रश्न लाया हूं जो आपके एग्ज़ाम में अभी तक किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ऐसा नहीं है कि यह एग्ज़ाम सिर्फ डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम वाले के लिए वीडियो महत्वपूर्ण है, उन सारे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है जिसमें हिंदी का सिलेबस आता है और हिंदी व्याकरण से प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए, मेरा पहला प्रश्न आपके सामने में है, लड़की शब्द का बहुवचन रूप है। तो लड़की देखिए, शब्द का बहुवचन एक होता है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। जब एक से अधिक होगा तो उसको कहते हैं द्विवचन। एक है तो एक वचन। जब दो से भी जब अधिक होगा, जैसे 2, 3, 4, 5 जितना हो जाए, उनको हम लोग कहते हैं बहुवचन। तो इसका ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, लड़कियां क्या है, बहुवचन है, तो ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और लड़कियां को हम लोग कैसे लिखते हैं, ऐसे नहीं लिखते हैं, तो यहाँ पर लड़कियां लिखा हुआ गलत है, तो इसलिए ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द विशेषण है। अब देखिए दोस्तों, विशेषण में आपको भाव पता चलेगा, जैसे प्रेम, बुढ़ापा, जवानी, ये सब क्या है, यह एक विशेषण है। तो उसी प्रकार आप देखिए, कंटक, ये तो विशेषण नहीं है, राही भी नहीं है, चुनौती भी नहीं है। क्रोध, देखिए क्रोधी जो है यह एक विशेषण है, और क्रोधी जो बना है वो क्रोध से बना है। को कहेगा कि क्रोध आपको दिखता है, नहीं दिखता है। क्रोध क्या है, एक भाव है, मन का भाव है। सुंदर हो गया, बहुत सुंदर हो गया, तो ये सब क्या है, यह एक विशेषण है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। दोस्तों, हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण जो होता है वो क्रिया के आधार पर होता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों, संज्ञा क्या होता है, किसी व्यक्ति मतलब राम श्याम कुछ भी, जितना नाम है। स्थान मतलब दिल्ली, पटना, मुंबई, कुछ भी हो, तो उन सब क्या है, संज्ञा है। किसी व्यक्ति, स्थान, भाव, गुस्सा, प्रेम, ये सब क्या है, भाव है। आदि के नाम को हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। दोस्तों, संज्ञा कहते हैं। और एक तो है सर्वनाम। तो संज्ञा के रिपीटेशन को रोकने के लिए हम लोग सर्वनाम का यूज करते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हम लोग सर्वनाम का यूज क्यों करते हैं, बार बार अगर हम संज्ञा का प्रयोग कर रहे हैं, एक ही शब्द का बार बार प्रयोग कर रहे हैं, तो वो वाक्य देखने में खराब और सुनने में भी काफ़ी खराब लगता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, कोई व्यक्ति अगर एक ही शब्द को बार बार बोलता है तो कोई कहता है कि यार कितना बार एक ही बात बोलोगे। तो संज्ञा के रिपीटेशन को रोकने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, सर्वनाम का उपयोग करते हैं। जो संज्ञा के पहले उपयोग होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। प्रत्यय किसी शब्द के पहले लगता है, ये बात तो आपको पता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, नेक्स्ट प्रश्न, वह आदमी जो कल आपके घर आया था वह बहुत बड़ा ठग है, उक्त वाक्य में कितने विशेषण है। अब देखिए, कहता है वह आदमी जो कल आपके घर आया था, इसमें कहता है विशेषण चुनने के लिए काय गो है इस वाक्य में विशेषण। तो विशेषण आप देखिए, एक होता है विशेषण और एक होता है प्रविशेषण। जो विशेषण का भी विशेषता बता दे उसको हम लोग कहते हैं प्रविशेषण। क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा क्या है, एक विशेषण है, और इसी को कह देंगे बहुत अच्छा, तो इसका क्या है, विशेषण का भी विशेषता बतला दिया, तो वो क्या है, प्रविशेषण है। और यहाँ पे पूछ रहा है कि काय गो विशेषण है। एक देखिए, वह आदमी जो आपके घर आया था, ये देखिए बहुत है, एक तो बहुत, ये भी क्या है, विशेषण है। बड़ा, कितना बड़ा, ये भी क्या है, विशेषण है। और देखिए ठग क्या है, उसका विशेषता बता रहा है। तो उपयुक्त वाक्य में कितना विशेषण है, तो 3 विशेषण है। तो इसलिए इसका ऑप्शन एक क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में अच्छा से आता होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। देखिए, इस सवाल को बनाने के लिए आपको मैं 2 ट्रिक देता हूं। देखिए, पहला तो इसमें लगा हुआ है कि ऊष्म व्यंजन, ऊष्म का अर्थ ही दोस्तों होता है गर्मी, यानी कि आपको जोर से बोलना पड़ेगा और बोलते वक्त आपको गर्मी फील होगा। जैसे तालब स, देखिए जोर से बोलना पड़ रहा है, ज़्यादा देर तक बोलना पड़ रहा है। मूर्धन्य स, दंत स, ह, देखिए ये सब क्या है कि ज़्यादा ताकत लग रहा है बोलने में, है ना। वही अगर बोलेंगे य, र, ल, व, कितना आसान में हम बोल दिए। लेकिन तालब स, मूर्धन्य स, दहन स, ह, ज़्यादा भाप निकल रहा है, ज़्यादा गर्मी लग रहा है। तो ज़्यादा गर्मी लग रहा है तो ये कौन सा व्यंजन है, ये ऊष्म व्यंजन है। कौन है, तालब स, मूर्धन्य स, दंत स, ह, ये ऊष्म व्यंजन है। अगर इसी में अगर आपको पूछ लेता कि अंतस्थ व्यंजन कै गो है, तो अंतस्थ व्यंजन भी 4 गो होता है। वो कौन कौन होता है, इसमें आपको ठंडा फील होगा और उसको आप तुरंत बोल दीजिएगा और सरल में बोल दीजिएगा। जैसे कहे य, र, ल, व, देखिए कितना इजी में आप बोल दिए। तो य, र, ल, व आपको ठंडा फील होगा। जब आपको ठंडा लगता है तो कैसे कहते हैं, य, र, ल, तो इस टाइप में आपको ठंडा फील होगा। तो ये क्या है, ये अंतस्थ व्यंजन है। ये सब बात आपको याद रखना पड़ेगा। और व्यंजन पूछेगा टोटल कितना है, तो 33 व्यंजन है, जिसमें 11 स्वर है हिंदी वर्णमाला में। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है,
ग्रीस के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। आप ग्रीस शब्द के लिए सही विच्छेद आपको चुनना है। दोस्तों सबसे पहले जानिए कि ग्रीस शब्द में कौन सा संधि है। तो ग्रीस शब्द में दोस्तों जो संधि है वो है दीर्घ स्वर संधि। ये कैसे होता है, कैसे हम इसको पहचाने। देखिए गिरी में क्या है, रोहर्सी कार में ई छुपल है और प्लस में ई है। जब भी हम ये हर्षई में या दुर्घई को जोड़े या दुर्घई में हर्षई का जोड़े तो ये कौन सा संधि होता है, ये दीर्घ संधि होता है। तो ऑप्शन ए इसका, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ग्रीस का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो होता है ग्री जोड़ इस होता है, तो ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे गिरी गलत लिखा हुआ है इसलिए ये सब नहीं होगा, ये बिल्कुल राइट है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न आपके सामने में है, क्वेश्चन है, हाँ यहाँ है, हाँ ये हो गया। अगला प्रश्न आपके सामने में है, बिन बताओ रावी सास दिया फल भख सलील परवाहा ओबनी सेज पंखा पावन अब न कहूँ परवाहा, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है। दोस्तों अगर आपसे पूछे वहीं कि रस कितना प्रकार है, तो रस का दोस्तों टोटल 4 प्रकार होता है। कितना प्रकार होता है, 4 प्रकार होता है। पहला को कहते हैं अस्थाई भाव, आप कॉपी पेन लेकर के नोट करते चलिए। दूसरा को कहते हैं अनुभाव, विभाव और संचारी भाव। इस प्रकार टोटल 4 रस होता है। अगर पूछे कि अस्थाई भाव रस की संख्या कुल कितना होता है, तो अस्थाई भाव की रस की कुल संख्या 9 होता है। और इसमें 2 रस और जुड़ जाता है, तब कभी कभी 11 भी रहता है। वास्तव रस जब जुड़ जाता है तो सीधा आपको याद रखिएगा कि अस्थाई भाव रस की संख्या कितना होता है, 9 होता है। इसलिए इसको हम लोग नवरस कहते हैं। क्या कहते हैं, नवरस कहते हैं। इन्हीं में से एक रस है शांत रस, तो इसका ऑप्शन से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध वाक्य को छांटिए। अब यहाँ पर आपको शुद्ध वाक्य को कहता है छांटने के लिए औद्योगिकरण, ऐसे थोड़ी लिखते हैं, औद्योगिकरण ऐसे नहीं लिखते हैं, औद्योगिकरण, तो ये गलत है। और वाल्मीकि गलत है, इधर से होता है, ये भी गलत है। तो मुमूर्ष बिल्कुल सही है, ऑप्शन भी क्या हो जाएगा इसका, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है कि निंदा का निम्न में कौन सा सही विलोम होगा। दोस्तों कोई निंदा करता है, मतलब क्या करता है, आपका बुराई करता है, तो निंदा शब्द का सही विलोम शब्द होगा, उसका उल्टा क्या होगा। तो निंदा करता है तो उसका क्या होता है, कोई आपको याद करता होगा तो उसको कहते हैं स्तुति। इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन भी बिल्कुल राइट होगा। स्तुति ऐसे थोड़ी लिखते हैं, तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल राइट, गलत है। स्तुति में देखिए यहाँ पर दुर्घुकार है, तो ये भी गलत है। स्तुति में देखिए यहाँ पर भी दुर्घुकार है, स्तुति में हर्षुकार जबकि होता है, तो ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न है, मुद्रित महीपति मंदिर आए सेवक सचिव सुमंत बुलाए, उपयुक्त पंक्ति में पूछ रहा है कि कौन सा अलंकार है। अब यहाँ पर अलंकार के बारे में आपको जानना पड़ेगा। जनरली दोस्तों अलंकार का कितना भेद होता है, 3 भेद होता है। कितना भेद होता है, 3 भेद होता है। अब अलंकार के बारे में मैं आपको कुछ बताता हूँ। जब किसी पंक्ति में योजक चिन्ह या सा से श्री आए तो उसको हम लोग कहते हैं उपमा अलंकार। क्या कहते हैं, उपमा अलंकार। तो इसमें देखिए ना सा से श्री योजक चिन्ह ऐसे जो रहता है चिन्ह बीच में, इसको योजक चिन्ह कहते हैं। तो कुछ नहीं आया तो ये उपमा अलंकार क्या होगा, ये तो ऑप्शन होगा नहीं। और फिर आपके बाद में आता है कि रूपक अलंकार। देखिए रूपक अलंकार क्या होता है कि जब योजक चिन्ह ना आए और सा सी से कुछ भी ना आए तो उसको कहते हैं क्या कहते हैं, रूपक अलंकार कहते हैं। तो ये भी सा से सी देखिए कुछ नहीं दिख रहा है, ये सब आ जाए तो क्या हो जाएगा कि रूपक अलंकार कहते हैं। एक होता है यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या होता है, जब किसी शब्द में एक शब्द का प्रयोग एक से अधिक बार हो और हर बार उनका अर्थ क्या हो, अलग हो। जैसे मैं अगर आपसे कहे सजना है मुझे सजना के लिए, देखिए एक सजना ये हो गया, इसका सजना मतलब हो गया कि रूप को जो सजरा सवारा जाता है, निखारा जाता है, वो हो गया। एक सजना वो हो गया प्रियतमा के लिए जो वर्ड अपनी प्रेमी के लिए जो किया जाता है, एक सजना ये हो गया, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। तो इस प्रकार के अलंकार को हम लोग क्या कहते हैं, यमक अलंकार कहते हैं। एक होता है अनुप्रास अलंकार। इसमें किसी रचना में वर्ण या वर्ण समूह बार बार आता है, रिपीट होता है। जैसे आप देखिए म वर्ड का क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। मुदित महदीत मंदिर आए, तो क्या हो रहा है, म वर्ड का रिपीट हो रहा है। उसी प्रकार स्व वर्ड का क्या हो रहा है, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। एक या एक से बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ऐसे अलंकार को हम लोग कहते हैं अनुप्रास अलंकार। ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उम्मीद करते हैं चारों अलंकार आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, चौमासा में निम्न में से कौन सा समास है। अब देखिए चौमासा में पूछ रहा है कि कौन सा समास है। हम जानते हैं जब भी
कोई शब्द में कोई संख्या रूपी का बात आ जाए तो हम लोग उसको द्विगु समास कहते हैं। जैसे त्रिनेत्र हो गया, त्रिनेत्र में क्या गो है, 3 है, और चौराहा हो गया, ये सब कौन समास है, चौमासा हो गया, ये सब कौन समास है, ये सब द्विगु समास है। और इसमें क्या हो जाएगा, त्रिरत्न हो जाएगा, त्रिभुज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, त्रिभुज हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा। दोस्तों अब पंजाब क्यों होगा, क्योंकि पंजाब को हम लोग कहते हैं 5 नदियों की भूमि, 5 आ गया ना, संख्या आ गया ना, तो इसलिए ये क्या है, ये द्विगु समास है। चलिए दोपहर हो गया, ये भी क्या है, द्विगु समास है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में एक शब्द शुष्क का विलोम है। अब शुष्क मतलब होता है, शुष्क मतलब होता है, यहाँ विलोम पूछ रहा है ना, शुष्क मतलब होता है गर्मी, ठंड, हाँ गर्मी होता है। अब इसका जो विलोम होगा क्या होगा, ठंडा होगा। ठंडा में देखिए तो शीत, शीत तो नहीं होगा, और ये परफेक्ट वर्ड नहीं हुआ, उष्ण मतलब गर्मी ही होता है, शिष्ट ये भी नहीं होगा, आर्द्र हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न आपके सामने में है, करवाहट शब्द में प्रत्यय है। अब करवाहट शब्द में पूछ रहा है कि कौन सा प्रत्यय है। हम लोग जानते हैं कि उपसर्ग जो होता है किसी भी शब्द के अंत में उपसर्ग जो होता है किसी भी शब्द के शुरू में लगा हुआ होता है, तो उपसर्ग होता है, जबकि प्रत्यय किसी भी शब्द के अंत में लगा होता है। तो जैसे करवाहट, करवाहट में देखिए कौन सा प्रत्यय है, तो करवाहट में देखिए आहट प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, करवाहट में आहट प्रत्यय है। उसी प्रकार आपसे पूछेगा खिलौना में कौन सा प्रत्यय है। दोस्तों खिलौना में खिल जोड़ औना होता है, इसमें औना प्रत्यय होगा, क्या होगा, औना प्रत्यय होगा। उसी प्रकार पूछे आपसे कि बिटिया में कौन सा प्रत्यय है, तो बिटिया का क्या हो जाएगा, हाँ बेटी जोड़ या, तो या प्रत्यय हो जाएगा, बिटिया हो जाएगा। उसी प्रकार पूछेगा आपसे लोहार में कौन सा प्रत्यय है, लोहार को आप तोड़िए तो लोहा जोड़ आर होता है, तो आर प्रत्यय किसमें है, लोहार में है। फिर पूछेगा कि चचेरा में कौन सा प्रत्यय है, चचेरा में एड़ा प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, एड़ा प्रत्यय है। ठठेरा में कौन सा प्रत्यय है, इसमें भी एड़ा प्रत्यय है, आप याद रख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, वधूत्सव के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। वधु उत्सव के लिए देखिए वधु में जो होता है वो दीर्घुकार होता है, तो हर्षुकार वाला तो सबसे पहले काटिए कि ये तो होगा ही नहीं। और वधुत्सव का संधि विच्छेद करेंगे तो वधु जोड़ उत्सव होगा। तो वधु में हर्षुकार यहाँ पे दिख रहा है, ये भी नहीं होगा, दीर्घुकार यहाँ पे दिख रहा है, तो हाँ ये दोनों में हो सकता है, वध जोड़ उत्सव ये तो नहीं होगा। तो अब यही दोनों में होगा कोई, तो वधु जोड़ उत्सव, उत्सव को देखिए यहाँ पर कैसे लिखा हुआ है, उत्सव, वधु जोड़ उत्सव, दोनों सेम ही लिखा हुआ है क्या, हाँ वधु जोड़ उत्सव नहीं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हर्षऊ दुर्गऊ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हर्षऊ है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये वाला राइट होगा, ऑप्शन ए वाला। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, जो वर्ण अथवा मात्रा की संख्या से नियमित हो उसे कहते हैं। दोस्तों जो वर्ण अथवा मात्रा की संख्या से नियमित हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं छंद कहते हैं। क्या कहते हैं, छंद कहते हैं। इसका ऑप्शन एक क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। बाकी अलंकार रस तो हम पीछे बता के आए हैं, आप लोग देख लीजिएगा, और अलंकार का वीडियो पड़ा हुआ है, बहुत जल्दी रस का वीडियो भी अपलोड कर देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। उपयुक्त पंक्ति में पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा अलंकार है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लेहो में पूछ रहा है कि कौन सा अलंकार है। दोस्तों यहाँ पर जो अलंकार होगा वो कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार होगा। अब बात करें कि रूपक अलंकार क्यों होगा, तो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि मैंने आपको बताया था कि जब सा से सी योजक चिन्ह न आए, सा से सी योजक चिन्ह आए, वो कौन सा होता था, वो रूपक अलंकार होता था। तो इसलिए ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ योजक चिन्ह हमको दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, लास्ट शब्द किस मूल भाषा का है। अब लास्ट शब्द पूछ रहा है कि किस मूल भाषा का है, अरबी है, फारसी है, संस्कृत है, तो तुर्की इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, तुर्की हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्न में से कर्तृवाच्य वाक्य का चयन कीजिए। मतलब जिसके द्वारा काम किया जा रहा है उस वाक्य का हमको चयन करना है। मतलब काम कंप्लीट नहीं हुआ है, काम अभी चलिए रहा है, हमको ऐसा वाक्य को हमको ढूंढना है। जैसे हम पढ़ रहे हैं पुस्तक पढ़ी हुई, दोस्तों पुस्तक पढ़ी हुई, यहाँ पे काम को कंप्लीट दिखाया गया है, तो ये नहीं होगा, काम चलना चाहिए। नींद नहीं आती, यहाँ पे तो कोई काम ही नहीं हो रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। आपके द्वारा मालूम हुआ,
आपके द्वारा मालूम हुआ, मतलब काम कंप्लीट हो चुका है, ये भी नहीं हुआ। मोहन पुस्तक पढ़ता है, मतलब ये काम अभी चल रहा है, तो इसलिए ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर समझ में आता होगा। अगला प्रश्न आपके सामने में है, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है। घ का उच्चारण स्थान पूछ रहा है। तो मैंने आपको बताया था ट्रिक उच्चारण स्थान का वीडियो अपलोड है, जाइए आप वहां पर जाकर के देखिए। दो गो ट्रिक बताए हैं, एक बताए थे काटो मुर्गा दांत से, और दूसरा बताए थे अकू विसर कंठराम पुकारो इचियस भी है तालू राम। तो इसी प्रकार मैंने ट्रिक एक गाना के थ्रू मैंने बताया था, आप उस वीडियो को जाकर के देखिए, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। तो अकू विसर कंठराम पुकारो, तो अकू को जो तो कहरसू का ह अकुह लिखते हैं, अकुह में आ गया अ आ हो गया, क में कवर वर आ गया, क ख ग घ भी आ गया, और ह में क्या है, एगो ह है, तो ये सब का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसका टिक था अकू विसर कंठराम पुकारो इचेस भी है तालू राम, रितस पुकारो मूर्धा जी, लितस से जानो दंत जी, उप आते हैं ओष्ट में, केवल व दंतोष्ट में, ए कहे कंठे तालू, ओ कंठोष्टम में, नासिका से पंचमा अक्षर जानो, उच्चारण स्थान कंप्लीट मानो। जाइए आप दोस्तों उस वीडियो को देखिए। उम्मीद करते हैं कि आपका उच्चारण स्थान से एक ही प्रश्न गलती नहीं होगा, तो आप उन सब वीडियो को जाकर के वाचिंग कीजिए। बहुत मेहनत से आपके लिए हम वीडियो बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, अपने से बड़ों को सादर संबोधित करने में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों जो अपने से बड़े होता है ना, बड़े लोग होता है, अब जो उम्र में बड़ा होता है, उसके लिए हम लोग जो है विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यानी कि ये ऐसा वाला चिन्ह आपने देखा होगा, ये क्या है, विस्मयादि बोधक चिन्ह है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट होगा। प्रश्नवाचक का हम कब करते हैं, जब कोई प्रश्न पूछा जाता है कि जब जैसे तुम स्कूल गया, तुम स्कूल गए होंगे, तो हाँ या ना में हम जवाब देंगे कि ना ही गए हैं, तो ये क्या हो गया, प्रश्नवाचक हो गया। तो इस टाइप का होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में से कौन एक पहाड़ी बोली है। अब पहाड़ी बोली का आपको छांटना है। बांगड़ू ये भी पहाड़ी बोली नहीं है, हारोती भी नहीं है, कौरवी भी नहीं है, मंडियाली जो है ये पहाड़ी बोली है। तो उसका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट होगा। जो सब ऐसा नहीं है कि सब प्रश्न अपने मन से डाल दिए हैं, मैं वही प्रश्न दिया हूँ जो आज तक एग्जाम में पूछा गया है। चलिए आप लोग ये सब जरूर देखिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अयोगवाह होते हैं। दोस्तों हिंदी वर्णमाला में कितने अयोगवाह होते हैं, हम सब जानते हैं कि हिंदी वर्णमाला में टोटल जो अक्षर होता है वो कितना होता है कि 52 होता है। जैसे हम लोग जानते हैं जब कई सारा फूल मिलता है तो फूलों की माला, जब कई सारा वर्ण मिल जाता है इन्हीं को कहते हैं वर्णमाला। वर्णमाला में 52 लेटर है। इस 52 लेटर में दोस्तों 11 गो स्वर है, 11 गो स्वर है। कौन कौन है, अ आ हर्षई दुर्गई ए आय, ये सब है क्या है, स्वर्ग है। और 33 गो क्या है, व्यंजन है, 33 गो व्यंजन है। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा दोस्तों। अ आ और ए आई में, अ आ में हम अंग अह को छोड़ दिए थे ना, तो 11 जो स्वर है इसमें अंग अह को हम छोड़ के बात किए थे दोस्तों। अंग अह, यही अंग और अह को हम लोग क्या कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अयोगवाह हैं, तो अंग 1 अह 2, तो 2 अयोगवाह है। कितना इजी है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। अब स्त्रीलिंग शब्द आपको छांटना है। अब इससे जी क्या प्रश्न पूछेगा भैया, एक उपहार है, एक ग्रंथ है, मस्तक है, रचना है। रचना भी क्या है, पुल्लिंग शब्द है, मस्तक भी पुल्लिंग है, उपहार भी पुल्लिंग है, ग्रंथ क्या है जबकि स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है। रेखांकित शब्द सर्वनाम शब्द का उचित भेद है। तो सर्वनाम का कहता है कि इनमें से कौन सा भेद है, आप यहाँ पर पहचानिए इसमें कौन सा सर्वनाम है। शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, मतलब शीला जो है अपना काम स्वयं करती है। तो स्वयं करती है तो पुरुषवाचक नहीं होगा, निजवाचक न हो जाएगा। वो अपना काम क्या कर रहा है, स्वयं कर रहा है, तो निजवाचक हो जाएगा। जो अपना का बोध होगा तो निजवाचक हो जाएगा, उसी के द्वारा किया जा रहा है। निश्चयवाचक जहाँ पर कोई घटना निश्चित होगा, ये सब बताए थे मैं आपको सर्वनाम में, तो जाकर आप उस वीडियो को भी वाचिंग कीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, गोदान किसका उपन्यास है। दोस्तों गोदान जो है वो किसका है, वो मुंशी प्रेमचंद का है। आप ये बात याद रख लीजिएगा। ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए गोदान बोले या कर्म भूमि बोले या रंग भूमि बोले, ये सब पूछेगा किनकी रचना है, तो ये सब मुंशी प्रेमचंद की रचना है। दोस्तों ये रहा आज का टोटल वीडियो।
आज से आगे मैं कल आपको बताऊंगा और भी कुछ प्रश्न। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों में भेजिए। मैं हर रोज़ आपके लिए 1 से 2 वीडियो अपलोड करता रहता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।